हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और इस वीडियो में हम भारत सरकार की ऑफिशियल मैगजीन योजना को कवर करेंगे। माह एडिशन अप्रैल का। और हर माह का जैसे एक टॉपिक रहता है, इस माह का पूरे जो आर्टिकल हैं वो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट के जो अभी यूथ हैं बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हैं, तो भारत सरकार उनके लिए क्या कर रही है, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा, और जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल हैं, और ज़्यादा जो डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट की मिनिस्ट्री है उनका क्या रोल है। आगे जो नेशनल बैम्बू मिशन इम्प्लीमेंट हुआ है वो बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के राज्यों में जो 8 राज्य हैं वहाँ प्रमोट किया जा रहा है। तो क्यों प्रमोट किया जा रहा है? इकोनॉमिकली वाइबल क्यों है, सोशली उसे अप्लीमेंट किसका होगा, वल्नरेबल सेक्शन का, उसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है, और क्या बैम्बू मिशन को जो ट्री की कैटेगरी से हटा दिया है नॉन फॉरेस्ट एरिया में। बाकी रोल ऑफ जो वीमेन एम्पावरमेंट की क्या वहाँ पर देखने को मिलता है, स्टेटस क्या है और रोल क्या है वीमेन एम्पावरमेंट का, क्या वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में और ज़्यादा प्रमोट देखने को मिलती है, जो फीमेल पार्टिसिपेशन है वो नॉर्थ ईस्ट में कैसा है, ये सब पूरा आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। डिस्कशन शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो वीडियो की पीडीएफ रहती हैं और स्टडी मटेरियल रहते हैं यूपीएससी और दूसरे स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस ग्रुप का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो यूपीएससी एस्पिरेंट 2019 के लिए और 2018 के मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको टेस्ट सीरीज के साथ हर जनरल स्टडीज़ का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कवर किया जाता है और बहुत सारे एस्पिरेंट इससे सिलेक्शन ले चुके हैं। आप हमारे व्हाट्सएप कीजिएगा, इसमें कॉल नहीं लगेगी, और पेड ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आर्टिकल 1 है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। पूरा वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं, क्या क्या चीज़ें नेगेटिव हैं, कहाँ पर जोग्राफिकल चैलेंजेस आते हैं, उसका इकोनॉमिक एंगल देखेंगे। ये आप मेंशन कर सकते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 1, पेपर 3। पॉपुलेशन एंड रेमेडीज पेपर 1 में आएगा, और जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी का जो पर्सपेक्टिव है इंडिया का एक रीजन है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, वो आपको इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले ये जो डिस्कशन रहने वाला है वो आपका पूरा मेंस का फॉर्मेट के बेसिस पे रहेगा, कि आपका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में कुछ जो पॉइंट होते हैं वो पहले से प्रिपेयर होने चाहिए। तो स्लो प्रोग्रेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, कि नॉर्थ ईस्ट एज कम्पेयर टू जो रेस्ट ऑफ स्टेट्स हैं उनसे स्लो क्यों हो रही है। तो डायरेक्ट पॉइंट हम देंगे आपको मेंस आंसर के, जो कि योजना में मेंशन है। कीवर्ड रहेगा नॉर्थ ईस्ट। कभी भी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ऐसे अपना आंसर देंगे। तो सबसे पहले अपना आंसर हम ब्रेक करेंगे इस आंसर को। तो नॉर्थ ईस्ट में इतना ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस क्यों हो रही है, तो जोग्राफिकल फैक्टर सबसे पहला डिस्कस करेंगे। अब जोग्राफिकल फैक्टर में जब नॉर्थ ईस्ट के बारे में देखते हैं तो 70% जो हिल वाला रीजन है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, उसमें 30% पॉपुलेशन रह रही है। बट जो 30% एरिया है वो प्लेन्स का है और उसमें 70% पॉपुलेशन रह रही है। देखिए, पॉपुलेशन तो जनरली प्लेन्स में रहती है और प्लेन्स वाला ही उसका जो एरिया है वो कम है, सिर्फ 30% प्लेन्स है, बाकी हिल्स में तो कौन अपना हैबिटेशन साइट बहुत कम लोग बनाते हैं। तो 30% में बहुत ज़्यादा 70% पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो ओवर बर्डन यहाँ पर पॉपुलेशन आप कह सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू जोग्राफिकल फैक्टर्स। आगे देखते हैं, इस वजह से अंडर डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट लिंक उतने अच्छे तरह डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि 70% तो हिल वाला रीजन है। अगर 70% हिल वाला रीजन होगा तो ट्रांसपोर्ट लिंक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से अंडर डेवलप्ड कुछ एरिया रहता है विद रेस्ट ऑफ इंडिया। दूसरे स्टेट के बिहाफ में जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, स्टेट्स हैं, वहाँ ट्रांसपोर्ट लिंक दूसरा फैक्टर हो गया। ठीक है, हम इसको फैक्टर के बेसिस पे देखेंगे। तीसरा, आप कह सकते हैं ये विटनेस करता है, ये एरिया बहुत ज़्यादा फ्लड, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड इसमें देखने को मिलती है इन द ब्रह्मपुत्र और बराक वैली ऑफ आसाम में। तो 3 फैक्टर हमने पढ़ लिए। हिली रीजन है बहुत ज़्यादा, ट्रांसपोर्ट लिंक के हिली रीजन के बेसिस पर कम होगा, और चौथा बहुत ज़्यादा फ्लड और लैंडस्लाइड विटनेस करते हैं। बस इतने ही पॉइंट आप मेंस में, क्योंकि ये मेंस में इतने भी याद नहीं आएंगे, तो अभी से आप प्रिपेयर करेंगे, योजना के बारे में पढ़ेंगे, योजना या कुछ दूसरे आर्टिकल पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट की बेसिस पे, तभी आप वहाँ पर एबल रह पाओगे कि आप मेंस का आंसर कर पाओ। ठीक है, आगे क्या है, पहला हमने जोग्राफिकल फैक्टर पढ़ लिया।
आगे फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर का फैक्टर कैसा है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ है वहाँ अवेलेबल नहीं है, रोडवेज थोड़ा सा बहुत कम है, वाटरवेज कम है, एनर्जी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एजुकेशनल लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल और हेल्थ फैसिलिटीज़ ऐसे कम है तो सही, पर रेस्ट ऑफ द कंट्री जितनी होनी चाहिए उतनी नॉर्मल नहीं देखने को मिलती हैं। आगे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रोड हैं, फ्रिक्वेंट पावर फेलियर्स, जैसे अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर 24 आवर में से 22 घंटे अगर उत्तराखंड में सपोज लाइट आ रही है, या दूसरे अच्छे उत्तराखंड में तो नहीं कहेंगे, राजस्थान की बात, गुजरात की बात कहेंगे, थोड़े अच्छे स्टेट हैं, वहाँ पर अगर 24 में से 22 घंटे अगर लाइट आ रही है तो नॉर्थ ईस्ट में 24 में ऐसे कितने आ जाएगी, सिर्फ 15 घंटे। तो पावर फेलियर का एक रीज़न रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर रहता है। शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज इसमें रहती है। तो ये आपके लिए थोड़े से प्रिसाइज पॉइंट हैं कि जोग्राफिकल फैक्टर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर क्या है। आगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में लिमिटेशन कैसे आई कि इस तरह से जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट जितनी वहाँ हुई है यहाँ क्यों नहीं रही, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद ये देखा गया कि जैसे ही पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो आसाम में कॉन्टिन्यूस चल रहा था वो अचानक से क्या हुआ, कट ऑफ रह गया और रुक गया अचानक से। ठीक है, जिसमें आज़ादी मिली उसमें एक रीजन आप हिस्टोरिकल एंगल अपने मेंस में दे सकते हो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब पार्टीशन हुआ, जब पार्टीशन होता है तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी आ जाती है, वहाँ पर वैसे ही हमारे पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर तो थोड़ी सी दूर की बात देखने को मिल जाती है। बाकी टी मेजर इंडस्ट्री है आसाम में सबसे ज़्यादा, अगर आसाम की बात करें तो टी मेजर है, नॉर्थ ईस्ट में टी का बहुत अच्छी इंडस्ट्री देखने को मिलती है, बट टी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं लेबर के साथ, हेल्थ बेनिफिट्स के साथ, वेलफेयर इश्यूज के साथ। गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उतना टी के बेसिस में इंसेंटिव नहीं देती, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं अगर टी से रिलेटेड, और लेबर से कॉन्फ्लिक्ट, उनको उतने वेज नहीं मिल पाते हैं, तो इससे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक देखने को मिल जाती है। तो कुछ ये फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट किस वजह से पीछे हो रहा है या प्रोग्रेस हो रही है तो स्लो क्यों हो रही है। आगे फैक्टर है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर आप सबको पता है, एग्रीकल्चर स्लोअर देन रेस्ट ऑफ कंट्री एज कम्पेयर्ड टू रेस्ट ऑफ स्टेट। जो दूसरे स्टेट हैं भारत के, वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है, बट वहाँ प्रोग्रेस कर रहा है बट स्लोअर कर रहा है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में। ठीक है, अब आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन आता है जहाँ पर यूज करते हैं, जो फूड सिक्योरिटी के लिए जो टारगेट था, विजन था कि सरप्लस अमाउंट में हम फूड प्रोडक्शन करें। तो ग्रीन रेवोल्यूशन लार्जली आपको पता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ही लिमिटेड रहा, तो उसने बेनिफिट नहीं दिया नॉर्थ ईस्ट रीजन्स को। तो ये एग्रीकल्चर का आप पार्ट डालेंगे अपने मेंस आंसर में। आगे है नेचुरल रिसोर्स का बेस। तो हर देखिए पहले जोग्राफिकल पढ़ा तो आप सेगमेंट में तोड़ सकते हैं, जोग्राफिकल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस बेसिस पे। तो नेचुरल रिसोर्स बेस, नेचुरल रिसोर्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो क्यों प्रोग्रेस नहीं कर रहा। देखिए रिजर्वायर बहुत है नेचुरल रिसोर्स के, सॉइल, वाटर, वेजिटेशन, हाइड्रोकार्बन नॉर्थ ईस्ट में बहुत हैं, बट रिसोर्सेज का इंडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जिसको जितना यूज करना चाहिए उससे ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन उसका किया जा रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है और उससे बहुत ज़्यादा डिप्लीशन देखने को मिलता है। आगे जो फैक्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का, कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बेसिस पे जो स्लो प्रोग्रेस कर रहा है नॉर्थ ईस्ट। रोड डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा स्लो है, जोग्राफिकल और इकोनॉमिक रीजन से। जो स्टेट होते हैं उतना बजट एलोकेशन नहीं कर रहे हैं, सेंटर उतना बजट एलोकेशन, उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहा। जोग्राफिकली देखें तो हिल्स 70% तो हिल्स हैं, तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा स्लो देखने को मिलता है। उसके बाद इकोनॉमिक एंगल देखते हैं कि हाई प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जैसे यहाँ पर कोई कंज्यूमर गुड्स की अगर मैं बात करूँ थोड़े से हाई प्राइसेस देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर सपोज कंज्यूमर गुड्स सपोज आलू अगर 5 रुपये पर केजी है तो वहाँ पर 10 रुपये पर केजी देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमिक एंगल, तो ये आप एक एग्जांपल के बेसिस पे समझ सकते हो कि प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स थोड़े से हाई देखने को मिलते हैं। एक इस वजह से एक आइसोलेशन क्रिएट हो जाता है। देखिए प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स इतना इकोनॉमिकली थोड़े हायर इसलिए भी हैं क्योंकि लॉजिस्टिक जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है ना। अगर ट्रांसपोर्ट लिंक अच्छा नहीं है, रोड अच्छी मेंटेन नहीं है, तो उस अगर सोचो प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं तो आपको एनालाइज भी करना है कि प्राइसेस यहाँ पर कम क्यों है, वहाँ 5 रुपये पर केजी है या 10 रुपये पर केजी क्यों है। क्योंकि आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में रोडवेज उतना अच्छा लिंक नहीं है,
ठीक है। तो लॉजिस्टिक खर्चा और ज़्यादा आएगा। जनरली आप देखें मोर देन 30% जो यूथ पॉपुलेशन है एडिक्टेड टू ड्रग्स। ये बहुत अच्छा आपके लिए मेंस का पॉइंट हो सकता है कि मेजर एक रीज़न क्या है नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ यूथ है वो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं। तो क्या सॉल्यूशन आप क्या दे सकते हैं इससे, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रीज़न में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके लिए हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्रग एडिक्टेड हैं तो सिंपल सी बात है किस वजह से हो रहा है ये, जो सोसाइटी है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे हेल्थ का सेक्टर, जैसे एजुकेशन का सेक्टर, वो थोड़ा सा कम है। तो इसको बढ़ाने पर हम इससे कर्ब कर सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं। आगे जो आर्टिकल है सॉल्यूशन देता है, तो आर्टिकल ने पहले इतने खुद से दिए कि क्या क्या किस किस रीजन के बेसिस में, सेगमेंट में, हर एग्जाम्पल के बेसिस पर किया। आगे सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन वही है सेल्फ गवर्नेंस बढ़ाया जाए। सेल्फ गवर्नेंस बढ़ाया जाएगा तो लोग इंडिविजुअल लेवल पर पार्टिसिपेट करेंगे, बजट एलोकेशन उतना अच्छा देखने को मिलेगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रमोट किया जाएगा जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ सोशल इंक्लूजन आप मैंडेट अपना मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए रूरल एरियाज में, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करो, हॉर्टिकल्चर फ्लावर वाला फ्लोरिकल्चर करो, फिशरीज करो, और लाइवलीहुड ऑप्शन थ्रू नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करके हम जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट को और ज़्यादा प्रोग्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। स्किल इन्हेंस करनी चाहिए, और दूसरा हॉस्पिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्लाइमेट टू ओवर इनकरेज इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर पर्टिकुलरली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बहुत ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को भी कि आप पार्टिसिपेट कीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में। ओके, आगे कुछ फैक्ट्स आते हैं प्रीलिम्स के कि एज पर कैपिटा नॉर्थ ईस्ट स्टेट के पर कैपिटा इनकम कितनी रही। ठीक है, तो आप और ज़्यादा ग्रोथ भी देख सकते हैं 2005-06 से 2015-16 के। तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है किस स्टेट की सबसे ज़्यादा, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्टेट नॉर्थ स्टेट के हैं, और प्रीलिम्स में पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो एनुअल ग्रोथ कहाँ पर देखने को मिली। तो आप सबको सिक्किम दिख रहा होगा, ये देखिए 12.27%। तो यहाँ पर ये वेस्टेड में भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वेस्टेड मतलब ऐसे बच्चे अंडर द एज ऑफ 5 जिनकी वेट के बेसिस पे उनकी हाइट उनके हाइट के बेसिस पे, जो नॉर्मल हाइट होती है उस बेसिस पे उनके वेट कम होना वेस्टेड कहलाता है। पर वेस्टेड में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। न्यूट्रिशन लेवल सिक्किम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है, तो सिक्किम बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स में फैक्ट आ गया, तो सिक्किम आपके में आना चाहिए। अगर दूसरा स्टेट देखें तो दूसरा है आपका त्रिपुरा, देखिए 7.97%। उसके बाद है आपका 5.66 है मिजोरम। तो सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 3 स्टेट का आप नाम रख लीजिए, याद रख लीजिए कि एनुअल ग्रोथ कहीं पर भी देखने को मिलती है। तो पॉसिबल आंसर यही रहेगा कि एनुअल ग्रोथ ज़्यादातर सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद तो ये हम आर्टिकल 1 तो कर चुके हैं। तो इसके बाद एक बार इसको आपको समरी बता देता हूँ। देखिए नॉर्थ ईस्ट के बेसिस पे ये पूरा आर्टिकल यही था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे क्या रहा, स्लो प्रोग्रेस हो रही है। जोग्राफिकल फैक्टर, हिल्स वाला एग्जांपल दे देना। इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैक्टर है, रोडवेज नहीं बन रही है। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है। ट्री के बेसिस पे दे देना कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं। और हिस्ट्री का एंगल डाल देना, पार्टीशन के बाद रुक गया अचानक से। एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन एक ही जगह नॉर्थ वेस्ट के रीजन में रहा, नॉर्थ ईस्ट में नहीं रहा। नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और सॉल्यूशन। तो ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपके पास पूरा ही क्या है, एक तरह से आपका प्रिसाइज पॉइंट बन चुका है। जनरल स्टडीज पेपर 3 और पेपर 1 में कभी भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में आता है तो इसके रीज़न आपको पता है और इसका सॉल्यूशन आपको पता है। अपने बेसिस पे सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, और इसको आप अपने जैसे जैसे लेक्चर सुन रहे हैं एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे ग्रुप में टेलीग्राम के, बट आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा रिवीजन के टाइम पे। ओके, आर्टिकल 2 है इंक्लूसिव ग्रोथ इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ ला सकते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि जो हर सोसाइटी का जो वर्ग है, जो सामाजिक वर्ग है, जो लोग हैं, जितने भी लोग उस रीजन में रहते हैं उन सब का अपलिफ्टमेंट होना, सभी लोगों का डेवलपमेंट होना। ये आप टॉपिक मेंशन कर सकते हैं अपने यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी में
और इंक्लूसिव ग्रोथ है, उसके साथ साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन है और सोशल इंक्लूजन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हर आर्टिकल का फॉर्मेट यही रहता है कि आप मेंस में सेम क्वेश्चन आ जाता है नॉर्थ ईस्ट के बेसिस पे, तो आपके पास प्रिसाइज पॉइंट होने चाहिए आपकी नोटबुक में। तो आप या तो पीडीएफ रीड कर सकते हैं बार बार, या इससे भी बेटर है कि आप अपने सेल्फ के नोट बनाइए वीडियो देखते देखते, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन मेंस आंसर कीवर्ड है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरह से अपना आंसर शुरू करेंगे। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो काजीरंगा राइनोज, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, प्रीलिम्स के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद रेन क्लाउड देखने को मिलते हैं, रूड ब्रिजेस याद आता है कि नॉर्थ ईस्ट है तो ये चीज़ें देखने को मिलते हैं। बैम्बू की हैंडक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा यूनिक है, और ऑर्किड्स है अरुणाचल प्रदेश के। बट उतना ज़्यादा देखिए टूरिज्म के लिए भी प्रमोशन किया जा रहा है अभी। बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट जो डेवलपमेंटल काउंसिल है और नॉर्थ ईस्ट की काउंसिल है वो टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। बट बहुत सारे ऐसे रीज़न है, तो इतने ज़्यादा चीज़ें होते हुए भी जोग्राफिकल आइसोलेशन फेस करता है नॉर्थ ईस्ट। ये हम पहले आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं, ड्यू टू द पार्टीशन हम कह सकते हैं। और जो स्ट्रक्चर है, जोग्राफिकल रीजन है, टोपोग्राफी है कि हिल्स 70% हिल्स रीजन है, तो बैकवर्डनेस फेस करता है इस वजह से, और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ये आप कुछ फैक्टर लिख सकते हैं, इससे पहले आर्टिकल में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस आर्टिकल में जो जो कवर नहीं किया था वो हम कवर करने वाले हैं। तो कौन कौन से तरीके से जोग्राफिकल चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट कनेक्टेड टू रेस्ट ऑफ कंट्री थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के कनेक्ट करने के लिए उतना बड़ा ट्रांसपोर्ट का लिंक नहीं है कि वाइड रेंज में हम कवर करें नॉर्थ ईस्ट को। वो एक छोटे से कॉरिडोर से, जिसे चिकन नेक बोला जाता है, सिलीगुड़ी रीजन के पास है, ठीक है। दूसरा जोग्राफिकल रीजन ये है कि बहुत ज़्यादा जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो बहुत सारी कंट्रीज से, 5 कंट्रीज से, प्रीलिम्स के फैक्ट हैं कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कितने जो कंट्रीज से हैं सराउंडेड हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल और म्यांमार। अब कंट्रीज अगर पास होती हैं, सराउंडेड होती हैं, तो ट्रेड तो बूस्ट होता है, उसके साथ साथ इंसर्जेंसीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये जोग्राफिकल चैलेंज है। आगे हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अबाउट 30 से 35% प्लेन है, बट वहाँ 70% पॉपुलेशन रहती है, तो ओवर बर्डन ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र, बराक और इम्फाल वैलीज में फ्लड के केसेस हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो लैंड, अभी जैसे आप नॉर्मल जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, लैंड, जैसे लैंड होता है पर्टिकुलर के नाम रहता है कि हाँ इसके नाम पर ये भूमि है या लैंड का टुकड़ा है, बट वहाँ पर अभी भी कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है लैंड के। तो ये इट लीड्स टू डेवलपमेंटल क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिल जाता है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। आगे है नॉर्थ ईस्ट का रीजन जो कंसिस्ट करता है मेनली 8 स्टेट करता है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। दूसरा 7 सिस्टर एंड सिक्किम बोला जाता है, 7 सिस्टर प्लस सिक्किम एक है, टोटल 8 स्टेट हो गए। बट जोग्राफिकल चैलेंजेस अगर हम देखें तो ये 8 स्टेट मिल के भी थोड़े से छोटे रह जाते हैं जो हमारे अच्छे स्टेट हैं, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स अगर कंपेयर करें। तो ये कुछ प्रिसाइज पॉइंट थे कि 30% प्लेन एरिया है, एरिया छोटा है, लैंड रिकॉर्ड अभी मेंटेन नहीं हुए हैं। तो ये आपके प्रिसाइज पॉइंट आपके बुक में, नोटबुक में होने चाहिए। आगे हम कुछ हिस्टोरिकल एंगल देख लेते हैं कि किस किस वजह से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट इतनी बैकवर्डनेस फेस कर रहे हैं। पहला, पार्टीशन ऑफ कंट्री। अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी पार्टीशन हो रहा था 1947 में, तो जो रोड, रेल और रिवर प्रोडक्ट थे, रोड्स थे, वो सडनली स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। पहला रीजन ये है। दूसरा, चाइनीज एग्रेशन इन 1962, 1962 में जो चाइनीज आर्मी होती है वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है। अरुणाचल प्रदेश वन ऑफ द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इतना ज़्यादा अगर चाइनीज आर्मी एंटर करती है तो एक तरह से फीलिंग ऑफ फियर उनके माइंड में आ जाती है, और बहुत सारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर भी हैं और जो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट, देखिए सिंपल सी बात है, आप कहाँ इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप करना चाहेंगे, पाकिस्तान में करना चाहेंगे या इंडिया में करना चाहेंगे। तो एक तरह से ये, आई एम नॉट अगेंस्ट द पाकिस्तान, मैं फेवर में भी नहीं हूँ, बट रिसेंटली केस ज़्यादातर टेररिज्म के केस हमें पाकिस्तान से होते हैं। तो बहुत सारे अभी जो रियल, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो
एफडीआई ज़्यादा इंडिया में देना चाहेंगे एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में टेररिज्म है। तो सो वहाँ भी ऐसा होने लगा था जिसमें चाइनीज़ आर्मी ने एग्रेशन दिखाया था नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में। तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर थे वो डर रहे थे कि हम यहाँ इन्वेस्ट क्यों करें, तो उस वजह से भी एक डेवलपमेंट रुका वहां पर। ठीक है। तीसरा है बांग्लादेश लिबरेशन, 1971 में एक और वॉर होता है और बहुत सारे रेफ्यूजीज आ जाते हैं, तो डेमोग्राफिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है, इनस्टेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो तीसरा रीजन ये है। बहुत अच्छे अच्छे रीजन आपको योजना में मिल जाते हैं, किसी पर्टिकुलर आर्टिकल में नहीं दिखेंगे बट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं प्रिसाइज पॉइंट में। ठीक है। उसके बाद इंसर्जेंसीज, तो आपको पता ही है कितने इंसर्जेंसीज होती रहती है, बांग्लादेश से हो गया और दूसरा चाइना से हो गया, अरुणाचल प्रदेश के उधर से। तो एक तरह से इंसर्जेंसी का भी एक केस रहता है, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इतने से जोग्राफिकल चैलेंज हम पढ़ चुके हैं, हम हिस्टोरिकल एंगल पढ़ चुके हैं कि अभी भी नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, इस पूरे आर्टिकल में ज़्यादातर हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि डेवलप्ड नहीं हो रहा है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इनके साथ साथ इतने चैलेंजेस फेस करने के साथ साथ कौन से ऐसे पोटेंशियल सेक्टर हैं मेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिसमें नॉर्थ ईस्ट काम कर सकता है। बहुत अच्छा एग्रीकल्चर में कर सकता है, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री की अपॉर्चुनिटी हमने प्रोवाइड करवानी चाहिए, डेयरी फार्मिंग अवेयरनेस, गॉड रियरिंग, पोल्ट्री, पिगरी, फिशरी, फूड और मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, टूरिज्म बहुत अच्छा सेक्टर बन सकता है, सेरिकल्चर, वेविंग, हैंडलूम, बैम्बू हैंडीक्राफ्ट तो आपको पता ही है कितनी यूनिक है, ऑर्गेनिक टी हो गया, प्लास्टिक गुड्स हो गया, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन लोकल रिवर्स में, तो हाइड्रो प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। आगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट कि नॉर्थ ईस्ट किन में आगे हैं और इन्हीं पॉजिटिव पॉइंट के बेसिस पे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो स्टेट है, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, वो बहुत ज़्यादा लिटरेट स्टेट में देखने को मिले हैं, अभी हाई परफॉर्मिंग स्टेट में देखने को मिलता है जहाँ लिटरेसी लेवल बड़ा है। कंट्री के मोस्टली हाईली लिटरेट स्टेट्स में त्रिपुरा और मिजोरम का नाम आता है। बट देखिए जहाँ पर लिटरेट स्टेट हैं मतलब बहुत ज़्यादा लिटरेसी लेवल है मेल और फीमेल को कंसिडर करते हुए, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनमें उतना ही ज़्यादा, अभी नेगेटिव फैक्टर में हम पढ़ने वाले हैं। आसाम में टी इंडस्ट्री ज़्यादा है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉमर्शियल प्रोड्यूसर ऑफ टी नेक्स्ट ओनली टू चाइना। चाइना के बाद आसाम अगर सेकंड लार्जेस्ट कॉमर्शियल जो बेचता है चाय को तो वो आसाम है। तो बट इसके साथ साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, लेबर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, वेजेज के बेसिस पे। फर्स्ट एवर जो ऑयल वेल ऑफ एशिया था वो आसाम में खुला, ये है डिजबॉय कहिए या डिगबॉय कहिए। ठीक है। उसके बाद है मेघालय। मेघालय ग्रो कर रहा है 9.7% की रेट से। जो फास्टेस्ट बिग स्टेट है मध्य प्रदेश, वो 9.5 की रेट से ग्रो कर रहा है। तो देखिए बहुत बड़ी अच्छी बात है कि नॉर्थ स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि मेघालय में 9.7% की रेट से ग्रो कर रहा है, वहीं मध्य प्रदेश 9.5 की। देखिए कंसिडर कर सकते हैं आप, कंपेरिजन कर सकते हैं, फिर भी बैकवर्डनेस फेस कर रहा है। तो कुछ रीजन पॉजिटिव हैं तो इसके साथ साथ नेगेटिव भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। देखिए जितनी कर्नाटका में बीपीएल फैमिली नहीं है, ज़्यादा बीपीएल फैमिली कर्नाटक में कह सकते हैं, उससे कम बीपीएल जो लो पॉवर्टी जो लाइन में रहते हैं लोग, उससे कम लोग नॉर्थ ईस्ट में हैं। ठीक है। तो ये अच्छा पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है। बट इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के कुछ नेगेटिव पॉइंट आप मेंशन करेंगे, क्योंकि आपको तो आप एक न्यूट्रल आंसर देना पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव पॉइंट देने पड़ेंगे मेंस में, चाहे यूपीपीसीएस हो, दूसरे स्टेट सिविल सर्विसेज, चाहे यूपीएससी का मेंस दे रहे हो। तो त्रिपुरा हैज़ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंडिया 25%। देखिए त्रिपुरा में अभी हमने क्या पढ़ा था पॉजिटिव पॉइंट में कि त्रिपुरा और मिजोरम में लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट उतना ही ज़्यादा वो भी बढ़ रहा है। ठीक है। पॉवर्टी अनइवनली स्प्रेड है, मणिपुर में बिंग द पुअरेस्ट स्टेट एंड सिक्किम बिंग द रिचेस्ट नॉर्थ। देखिए यहाँ पर इक्वलिटी नहीं दिख रही है, जो स्टेट है इक्विटेबल होना चाहिए कि सभी का इक्विटेबल रिसोर्स सबको मिलने चाहिए। सभी ऐसा नहीं हो कि कोई स्टेट बहुत ज़्यादा अमीर हो, कोई स्टेट बहुत ज़्यादा गरीब हो। बिहार से आप कंसिडर कर सकते हैं कि बिहार में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं पर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है, लोग वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं डेवलप करना चाहते हैं। एज लाइक सेम मणिपुर में भी बहुत ज़्यादा पुअरेस्ट स्टेट है वहीं, और सिक्किम बहुत ज़्यादा रिच स्टेट देखने को मिलता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है इस बेसिस पे, तो जितने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, तो 1971 में तो मेंस में आ गया, तो गवर्नमेंट 1971 में गवर्नमेंट सेटअप करती है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, जो कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से
बनी है, कह सकते हैं। स्टैच्यूटरी बॉडी वही होती है ना जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, कि पार्लियामेंट में बिल जाएगा, लॉ बनेगा और स्टैच्यूटरी बॉडी बन जाएगी। तो आपके लिए क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन यहीं पर मेंशन कर दिया गया है कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, शिलोंग में है। तो ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन आता है। बस यहीं पर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के जो ये रीजन होते हैं, ये डेवलपमेंट और इक्विटेबल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये इंश्योर करते हैं। आगे दूसरा एग्जांपल, भारत सरकार क्या कर रही है, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी एमएसएमईज को, जो छोटी छोटी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देने का काम करते हैं। आगे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन एस्टेब्लिश सोशल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन भी इस्टेब्लिश करती है भारत सरकार। आगे डेवलपमेंट के कुछ और हम रिसेंट इनिशिएटिव जो आप एग्जांपल मेंस आंसर में कोट करेंगे। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नाम ही से लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो स्टेट का भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। 2017 में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वाटर सप्लाई की बात, पावर की बात, कनेक्टिविटी की बात, एजुकेशन और हेल्थ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना देखने को मिला है। किसके द्वारा, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के द्वारा। आगे आपके लिए प्रीलिम्स फैक्ट है कि टूरियल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, सेंटर सेक्टर है, तो ये मिजोरम में है। तो प्रीलिम्स का फैक्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के किस हिस्से में टूरियल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अभी स्टेब्लिश हुआ है, वो है मिजोरम में, ठीक है, जो कि स्टेब्लिश करेगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाएगा। और अब मिजोरम ऐसा, देखिए प्रीलिम्स के तीसरा फैक्ट, मिजोरम ऐसा थर्ड स्टेट बन चुका है जहां पावर सरप्लस है, कि एक ऐसा स्टेट जो दूसरे स्टेट को पावर जो सप्लाई भी कर सकता है। आफ्टर सिक्किम और त्रिपुरा के बाद मिजोरम ऐसा थर्ड स्टेट बन चुका है जो पावर सरप्लस है, ठीक है। आगे कुछ योजना में आपको डाटा मिल जाता है। देखिए सेंसस 2011, किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की आप प्रिपेयर कर रहे हो या यूपीएससी, तो सेंसस 2011 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उसी के लिए ये कोड डाला है, यहाँ पर पिक डाली है कि 2011 के बेसिस पर किस स्टेट की कौन सी जो पॉपुलेशन कितनी है वो यहाँ पर डिस्कस की है। तो आप अपने स्टेट के बेसिस पर कमेंट बॉक्स में पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं। ओके, आर्टिकल 3 डिस्कस करते हैं। टॉपिक है गवर्नेंस चैलेंजेस इन द नॉर्थ ईस्ट। देखिए क्या क्या चैलेंजेज आते हैं, अभी हम पूरे आर्टिकल का फॉर्मेट यही है कि मेंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। आपके पास कोई प्रिसाइज पॉइंट हो तो यू आर गोइंग टू राइट लाइक दैट, जैसे मैंने पॉइंट आपको लिखाए हैं या इसमें मेंशन किए हैं, आप उसी को कुछ ज़्यादा एलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 150 वर्ड में, 200 वर्ड में या 250 वर्ड में लिखने को तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है पूरा, पर ये आपको ध्यान रखना है कि सभी एस्पेक्ट कवर हो जाएं। तो जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नेंस में आएगा ये टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कैसे डेवलपमेंट लाया जाए या कैसे किया जाए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या है और जनरल फीचर्स क्या क्या हैं जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट फॉर मेंस आंसर के लिए, अगर मेंस आंसर में नॉर्थ ईस्ट के बेसिस पर पूछा जाए कि कैसा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, उससे पहले फीचर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ कंट्री, जो पर कैपिटा इनकम है नॉर्थ ईस्ट की वो बहुत ज़्यादा कम है लोगों की। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम आता है, इसके हम रीजन पढ़ चुके हैं, जैसे बहुत सारा चाइना का एग्रेशन रहता है, और उस टाइम में भी हिस्टोरिकल एंगल आप डाल सकते हैं कि थ्रेट, बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर डरते हैं, फियर ऑफ फीलिंग रहती है उनके मन में कि हम इस रीजन में करेंगे तो लाइफ को उनका खतरा रहता है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम आती है, कैपिटल फॉर्मेशन कम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत कम है, चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं। उसके बाद जोग्राफिकल आइसोलेशन देखने को मिलता है। अब जनरल फीचर में हम ये पहले भी देख चुके हैं कि मिनरल्स, हाइड्रो पावर पोटेंशियल और फॉरेस्ट तो बहुत है, बट उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है इनएडुकेट तरीके से, ठीक है। उसके बाद इंटरनल रिसोर्सेज जो डिपेंडेंट है टोटल खुद का टैक्स कलेक्शन। देखिए कभी भी कोई स्टेट की अगर मैं कहूँ रेवेन्यू जनरेट किया जाता है तो टैक्स से उसमें से एक मेजर पिलर हम कह सकते हैं कि किसी स्टेट में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस स्टेट में पैसे आ रहे हैं। बट पूरा नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादातर जो डिपेंडेंट है सेंट्रल डिवोल्यूशन में, जो फाइनेंस कमीशन आता है हर 5 साल में होता है कि कितना स्टेट को शेयर जाना चाहिए, ज़्यादा डिपेंडेंट में वो सेंट्रल डिवोल्यूशन में रहते हैं। तो ये की फीचर्स हम देख सकते हैं
आप देखिए सबको सब एस्पेक्ट हमने कवर किए हैं कि कैपिटल इनकम कम है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो ये आप पॉइंट लिखिएगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके मेंस आंसर में, चाहे वो यूपी पीसीएस का क्यों ना हो, चाहे यूपीएससी का क्यों ना हो, सभी में सेम रहता है आंसर राइटिंग। तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, किस वजह से नॉर्थ ईस्ट के जो गवर्नेंस चैलेंजेस हैं, ब्यूरोक्रेसी लेवल क्या चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल क्या चल रहा है, तो सबसे पहले इसको सेगमेंट में तोड़ के देखेंगे। सबसे पहला है फंड यूटिलाइजेशन। देखिए प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं क्योंकि फंड ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं टाइम पे, और अगर फंड ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं टाइम पे तो यूटिलाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। स्टेट कभी कभी बहुत सारे मिनिस्टर उसमें रोक लगाते हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ उसमें रोक लगाती हैं, इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलता बहुत सारे प्रोजेक्ट को। जब एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक भी एक्सटर्नल प्रोजेक्ट जब देती है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, तो वो क्यों रुक जाते हैं या क्यों डिले हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही है, रिलीज ऑफ फंड लेट हो जाता है, फॉरेस्ट क्लियरेंस बहुत लेट में मिलती है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट कभी कभी नहीं देती है, टाइम पे नहीं देती है, और सबसे बड़ी बात डाटा नहीं है। एक डाटा होना किसी पर्टिकुलर रीजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले डाटा होना चाहिए। कैसा डाटा? अब देखिए कोई प्रोजेक्ट सपोज यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट लगाना है, तो यहाँ कितने लोग रहते हैं, कितने लोग जो लाइवलीहुड चल रही है इस फॉरेस्ट की हेल्प से, वो डाटा सब होना चाहिए ताकि उनको रिहेबिलिट किया जाए, फर्दर डेवलपमेंट किया जाए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं दिखता। एज लाइक हिस्टोरिकल एंगल आपने देखा है हर जगह। अभी स्वच्छ भारत मिशन जो एक सबसे बड़ा पैन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है कि पूरे भारत देश में ये चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन, तो वहाँ कम्युनिटी लेवल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। वैसे ही स्टेट का भी अगर डेवलपमेंट करना है तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूरी हो जाता है। आगे ई गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो पहला, तो जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है आसाम में 2014 में, वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता है, ये आप डायरेक्ट मेंस आंसर में कोट कर सकते हैं एक ऑथेंटिसिटी देने के लिए अपने मेंस आंसर में। जो आईसीटी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो प्लान एग्जीक्यूट किए जाते हैं उसमें एब्सेंस देखने को मिलता है, सर्विस डिलीवरी पॉइंट नहीं है, अभी तक टेली मेडिसिन या हेल्थ इनिशिएटिव स्टार्ट नहीं है नागालैंड में, और फ़ोन और इंटरनेट जो कि अभी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एक बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का मीडियम है, वो बहुत ज़्यादा पुअर है। तो ये आप कोट कर सकते हैं। आगे है रिडंडेंट ब्यूरोक्रेसी। रिडंडेंट ब्यूरोक्रेसी, अब ये क्या है? देखिए मेन चीज़ को भी जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव या ब्यूरोक्रेसी लेवल पे जो स्टाफ होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट की बेसिस पे, वहाँ ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा है, ह्यूज अमाउंट में है, जो कि अभी नीड नहीं है उस स्टेट की। मेन चीज़ जो नॉन एक्सपेंडिचर नॉर्थ ईस्ट के फंड हैं वो ज़्यादातर हाई रहते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी में, जो कि अभी ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो तो इसके वजह से इनसफिशिएंट फंड जो है लैक कर जाता है प्लान एक्सपेंडिचर के लिए। जो दूसरे स्टाफ होते हैं वहाँ पर एक्सपेंडिचर फंड नहीं जा रहा, अगर रेलवे लाइन सेटअप करना चाह रहा है तो वहाँ के लोगों को नहीं जा रहा है। तो ये आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल फिक्स कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं अपने मेंस आंसर में। एक कल्चर है बंद का, तो जो कि वाइडली प्रिवलेंट रहता है आसाम का कल्चर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया इससे पहले आर्टिकल में कि भी कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है, एथनिसिटी बहुत है। जो कल्चर ऑफ बंद है वो नोशन ऑफ इंडिविजुअल राइट के अगेंस्ट पर देखा जाता है। तो ये दो ब्यूरोक्रेसी लेवल जो देखने को मिलते हैं लैग कर रहे हैं डेवलपमेंट में नॉर्थ ईस्ट के। तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में अभी हमने कौन कौन से देखे कि गवर्नमेंट का क्या रोल है और क्या रोल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले डायरेक्ट फंड यूटिलाइजेशन देखने को नहीं मिल रहा। ई गवर्नमेंट जो अभी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम कह सकते हैं, ई गवर्नमेंट एक बेसिक रोल प्ले करता है, तो वो देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी लेवल पे लेवल सी और लेवल डी स्टाफ है, और इंडिविजुअल राइट के अगेंस्ट बहुत सारे कल्चर वहाँ पर प्रिवलेंट हैं ब्यूरोक्रेसी के एस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो। आगे है फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। किस तरह से आप फैक्ट देखिए, ये है परसेंट ऑफ सीवियरली अंडरवेट चिल्ड्रन जिनका वेट कम है, और ये यूनिसेफ की रिपोर्ट भी है और एक तरह से गवर्नमेंट का डाटा भी यहाँ पर दिया है, पर हम यूनिसेफ की रिपोर्ट ज़्यादा ऑथेंटिसिटी अपने देखेंगे आंसर में। तो आप अपने देखिए नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट हैं, उन बेसिस पे किस स्टेट की ज़्यादा सबसे ज़्यादा अंडरवेट बच्चे हैं। त्रिपुरा में देखिए 16.80% एज पर यूनिसेफ,
पर गवर्नमेंट डाटा 0.25। तो कभी कभी यूनिसेफ जो दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कुछ ही की एस्पेक्ट को पकड़ती हैं, या तो 0 से 5 एज तक या 0 से 3 एज तक करती हैं, बट गवर्नमेंट डाटा कुछ रिलाई करता है जो कि की एस्पेक्ट को पकड़ता है। तो आप मेंशन कर सकते हैं किसी भी डाटा को। तो ये कुछ प्रीलिम्स का फैक्ट है। तो अंडरवेट कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा उस बेसिस पर आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आर्टिकल 4 है प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक, चाहे वो इंडियन रेलवे के बिहाफ में हो, एयर कनेक्टिविटी हो, उस बेसिस में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप इस टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं। ये डायरेक्ट यूपीएससी और यूपीपीसीएस और दूसरे स्टेट सिविल सर्विसेज के मेंस में आप डायरेक्ट कोट कर सकते हैं। हर एक जो टॉपिक है आर्टिकल का फॉर्मेट सेम रहेगा कि किस तरह आपके मेंस आंसर में अगर क्वेश्चन आता है या प्रीलिम्स में कोई योजना से क्वेश्चन दे दिया जाता है डायरेक्ट, तो आप किस तरह से उसको टैकल करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग इन रेलवे सेक्टर। तो रेलवे सेक्टर का यहाँ पर योजना में आर्टिकल में बताया गया है कि रेलवे सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी देखने को मिलती है। तो इसके हमने कुछ 4 या 5 पॉइंट एक्सट्रैक्ट किए हैं। सबसे पहले इंडियन रेलवे केवल अगर इंडिपेंडेंस आज़ादी से देखें तो केवल 10,000 रूट ही किलोमीटर 10,000 किलोमीटर ही डेवलप कर पाया है। बट ये अभी का डाटा ये है, आपको देखने को मिलेगा अप्रैल मंथ की योजना का। ओके, इससे पहले हमने डाटा को रिवाइज किया है नवंबर की योजना में, जो भी रिसेंट डाटा है। ओके, उसके बाद चाइना को एज कम्पेयर टू इंडिया देखें तो उसने 50,000 किलोमीटर का सेम पीरियड में डेवलप किया है। उसके बाद आगे पॉइंट है, आर्टिकल कहता है कि रेलवे एक्सीडेंट के जो इंसिडेंट हैं कंट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू जब हम दूसरी कंट्रीज़ में या वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें। ओके, ये किस वजह से होता है, रीज़न इसके पीछे बहुत ज़्यादा ह्यूमन एरर भी हैं और दूसरा एम्प्लॉय की कमी है, ठीक है। तीसरा है लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल विदाउट परचेजिंग द टिकट। बहुत सारे ऐसे पैसेंजर होते हैं जो बिना टिकट के ट्रैवलिंग करते हैं, और एनुअली अगर जो डाटा जो हम इसमें लगाए हैं तो 5 करोड़ एनुअली लॉस होता है इंडियन रेलवे को। अब देखिए, हर एक मेंस आंसर में आपको हिस्टोरिकल एंगल, पॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिक एंगल या सोशल एंगल कुछ अगर वहाँ पर मेंशन फिट बैठता है तो आप फिक्स कर सकते हैं। हमने पॉलिटिकल एंगल यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल एंगल जो अभी के बेसिस पे देखिए हर पीरियड के बेसिस पे, जैसे ट्रेन के इंडियन रेलवे के फेयर बढ़ने चाहिए, बट क्या होता है फेयर को पीरियडिकली बढ़ने नहीं चाहिए, बट पीरियडिकली वो रिवाइज होने चाहिए। कम या ज़्यादा वो डिपेंड करता है इन्फ्लेशन के बेसिस पे। बट जो फेयर्स हैं ट्रेन्स के वो एक्चुअल में कम ही रखते हैं, क्योंकि पॉपुलिस्ट मेजर के कारण। अभी देखिए इलेक्शन आने वाले हैं तो लोग जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वादा क्या करते हैं कि आप रोज़ ट्रैवलिंग करते हैं तो आपके हम जो टिकट हैं रेलवे टिकट बहुत ज़्यादा सस्ते करेंगे। तो पॉलिटिकल एंगल के वजह से एक सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है। आप देखिए मेंस आंसर में कुछ ऐसा अच्छे से अगर ग्राउंड लेवल का आप सॉल्यूशन देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो पॉपुलिस्ट मेजर के कारण बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिशियंस होते हैं ट्रेन का टिकट बहुत ज़्यादा कम रखते हैं, जिससे कि इंडियन रेलवे फीजल ट्रैप में फंस चुकी है, उसको खुद से लॉस हो रहा है। आगे रेलवे सेक्टर इन इंडिया। भारत में रेलवे सेक्टर का अगर रोल देखें और क्या क्या रेलवे सेक्टर है, कीवर्ड है इंडियन रेलवे से रिलेटेड कभी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट करते हैं, तो क्या है इंडियन रेलवे अगर देखें तो जनरली डिपेंड करती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, और वो बहुत ज़्यादा कम खर्चा कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड में। तो ये पहला इशू है। दूसरा, इंडियन रेलवे के जो ट्रैक हैं बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट देखने को वहाँ मिलते हैं। और दूसरा देखिए इंडियन रेलवे में अगर देखें रनिंग टाइम बढ़ रहा है। देखिए एज कम्पेयर टू अगर हम नेक्स्ट ईयर देखें, जैसे एक एग्जांपल के बेसिस में इसे समझाता हूँ आपको। जैसे दिल्ली से सपोज देहरादून 500 किलोमीटर है, सपोज करते हैं 500 किलोमीटर है, और 2016 में 18 में अभी इसका जो टाइम लगता था 4 आवर लगते थे सपोज, ठीक है। 2019 में उसको कुछ कहीं ना कहीं इंडियन रेलवे के जो सिस्टम है इंजन को अपडेट करके वो रिड्यूस करना चाहिए था, 4 आवर को वो 3.5 घंटे या 3 घंटे में ले जा सकते थे। बट यहाँ पर तीसरा चैलेंज यही रहता है कि एवरी न्यू टाइम टेबल ऑफ इंडियन रेलवे रनिंग टाइम ऑफ ऑल द ट्रेन्स हैज़ बीन इंक्रीज। जो रनिंग टाइम होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है, बट वैसे ही दूसरी एडवांस कंट्री में देखा जाए तो रनिंग टाइम डिक्रीज किया जा रहा है। मॉडर्न मैनेजमेंट अभी
बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिलता है। तो ये चैलेंजेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। आगे है वही सेम प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग इन रेलवे सेक्टर में। क्या है, अभी हम कुछ रेलवे ट्रैक के बारे में बात कर चुके हैं, रनिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, जो प्रॉब्लम है रिप्लेसमेंट ओल्ड और जो ऑब्सोलीट रेलवे इंजन है उसको प्रॉब्लम कर रहा है बहुत ज़्यादा, उसको रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे जो वैगन्स हैं जो फ्राइट कॉरिडोर हैं और इक्विपमेंट ले जाते हैं उसमें सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बहुत सारी रेलवे लाइन सिंगल लाइंस हैं, तो इसको कहीं ना कहीं अपग्रेड किया जाना चाहिए, तो वो इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है। आगे कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा कम है रोडवेज और रेलवेज के बेसिस पे। ऐसा देखिए, कोऑर्डिनेशन होना क्यों जरूरी है, जहाँ से रोडवेज का अगर ट्रैक जाता है, पास जाता है, वहीं से रेलवे जाइन जाती है, तो इसके बेसिस पर रोडवेज और रेलवे जो सेक्शन है उसको कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेट होके चलना चाहिए। आगे जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा पीछे छूट रहा है इन इनएडुकेट इन्वेस्टमेंट, नॉट ओपनिंग द इन्वेस्टमेंट विंडो टू द प्राइवेट इंटरप्राइजेज। अब देखिए, बहुत सारे जो सेक्टर हैं अपने को अपग्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा क्योंकि बर्डन हो जाता है खुद के गवर्नमेंट में, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए वो लोग एक ओपन कर लेते हैं कुछ शेयर। बट अभी रेलवे इन्वेस्टमेंट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, जो इंडियन रेलवे में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं कि रीइंस्टॉल कर सकते हैं एस्केलेटर को, जो प्लेटफॉर्म में वाईफाई फैसिलिटी बढ़ा सकते हैं जिससे कि पैसेंजर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो, इन्हांस हो, प्रमोट कर सकते हैं इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा आगे। एक्सीडेंट से बचने के लिए ट्रेन में डिच लाइट लगा सकते हैं और पेंट कर सकते हैं येलो, जिससे कि विजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाए ट्वाइलाइट रात के आवर्स में। ठीक है, रात को अंधेरे में अगर डिच लाइट और हमारी येलो पेंटेड ब्राइट देखने को मिलता है, जिससे कि विजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है ट्रैक में। ओके, जो लेवल क्रॉसिंग होनी चाहिए वो और ज़्यादा पेंट करने चाहिए क्रॉस हैच्ड पैटर्न के बेसिस पे, जिससे और ज़्यादा अलर्टनेस आए। जो ट्रेन का ड्राइवर है, इवन जो आसपास कम्युनिटी रहती है, विलेज एरिया रहती है, रिजाइड करती है ट्रेन के ट्रैक में, वहां पर भी कोई लोग आते हैं तो उनको भी विजिबिलिटी देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, आगे सॉल्यूशन कहता है आर्टिकल। आर्टिकल बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन देता है इसके बेसिस पे कि न्यू कॉमोडिटीज़ का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। कॉमोडिटीज़ का क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जैसे होता है, कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक ही वैगन में डाल दिया जाता है। जैसे बोगी होती है इंडियन रेलवे की, तो खाने के आइटम एक ही जगह, दूसरे बहुत सारे इसको कॉम्प्लेक्स मिक्सअप कर दिया जाता है, जिससे कि जो फेयर चार्जेज हैं बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। तो कॉमोडिटी का क्लासिफिकेशन होगा तो इंडियन रेलवे को अच्छी तरह जनरेट किया जाएगा। टैरिफ में पीरियडिकली चेंज करना चाहिए। फ्राइट बास्केट का एक्सपांशन करना चाहिए कंटेनराइजेशन के। देखिए, और कंटेनर को ऐड करके बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं, आगे रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। नई पॉलिसी गाइडलाइन लानी चाहिए सेफ्टी के बेसिस पे और वाईफाई के बेसिस पे कि क्या क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मैरी गो राउंड सिस्टम की जो पॉलिसी है, गाइडलाइन है, उसको अच्छी तरह सेटअप करना चाहिए। मैरी गो राउंड मतलब क्या होता है, देखिए बहुत सारी मैरी गो राउंड आपको जनरली देखने को मिलता है। आपने सब लोगों ने मूवी देखी होगी, जैसे गुंडे मूवी में क्या होता है, कोयले की चोरी करते हैं। तो बहुत सारी जो ट्रेन हैं अभी भी कोयले को क्या ले जाती हैं, एक जगह से दूसरे ले जाती हैं। तो क्या करना पड़ता है, जैसे कोई ट्रेन है, कोयले को उतारने के लिए पूरा जो वैगन ही है उसको निकाल देना पड़ता है। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, बहुत ज़्यादा टाइम का वेस्टेज होता है। पर मैरी गो राउंड में क्या होगा कि वही कोयला जो ट्रेन के स्टेबल बिना कंटेनर को निकाले ही हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये पॉलिसी अच्छी करनी चाहिए। दूसरा, फ्लैट वैगन्स हैं, बैग्ड वैगन से डिस्काउंट देना चाहिए लोडिंग के लिए। और एलएचबी जो रेक कोचेज हैं उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए। ड्यूअल जो फ्राइट पॉलिसी है आयरन ओर के साथ साथ भी, वो फ्राइट पॉलिसी को विड्रॉ करना चाहिए। ओके, आगे कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट हैं इंडियन रेलवे के बेसिस पे। अभी पूछा जाएगा कि अनिल काकोडर कमेटी किस बेसिस पे है या किससे रिलेटेड है, इंडियन रेलवे से है, एयर कनेक्टिविटी से है, किससे है, पॉलिटी एंगल डाल देंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के, चिल्ड्रन के क्राइम से रिलेटेड है। तो इस बेसिस पे आपको यहाँ पर मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो अनिल काकोडर कमेटी है इंडियन रेलवे से एसोसिएटेड, जहाँ पर उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि ट्रैक को, ब्रिजेस को और लेवल क्रॉसिंग को, सेफ्टी मैटर्स यहाँ पर इंडियन रेलवे से रिलेटेड दिए गए थे। तो आप ये कमेटी याद रख लेना, अनिल काकोडर कमेटी। ओके, आगे कुछ सोशल जस्टिस के पॉइंट हैं, या आप मेंस में लिख सकते हैं कि
24/7 नेशनल टोल फ्री ड्रग डी एडिक्शन हेल्प नंबर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट करती है। ये एक नेशनल लेवल पर कैंपेन चलाया जा रहा है। जो एडल्ट्स हमारे ड्रग एडिक्टेड हैं उनको डी एडिक्शन के लिए ये हेल्पलाइन है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कराई जाएगी। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि भारत सरकार अवेयरनेस के लिए क्या कर रही है। तो ये मेंस के लिए आपका छोटा सा एग्जाम्पल हो सकता है, जो कि योजना में है। एक ट्रस्टेड हमारा ऑथेंटिसिटी मिल जाती है आंसर को। ओके, आर्टिकल 5 है, टॉपिक है बैम्बू मिशन ए टूल फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ये टॉपिक आपका जनरल स्टडीज पेपर 3 में आएगा और सब टॉपिक है इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट रिलेटेड। ये बैम्बू मिशन आपको देखने को मिलता है। नेशनल बैम्बू मिशन है क्या? सबसे पहले बैम्बू के बारे में कुछ फीचर से देख लेते हैं। बैम्बू एक वर्सटाइल ग्रुप ऑफ प्लांट्स में आता है जनरली, जो कि सपोर्ट करता है इकोलॉजिकली, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो पीपल्स अगर बैम्बू का अगर पर्टिकुलर यूज करें तो आगे देखते हैं कि इसको ट्री की कैटेगरी से हटा दिया गया है नॉन फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है, देखिए 2 एरिया होते हैं, फॉरेस्ट एरिया और नॉन फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया में इसको ट्री में रखा ही जाएगा, बट नॉन फॉरेस्ट एरिया में इसको ग्रास कंसिडर करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? सपोज अगर किसी फॉरेस्ट एरिया से अगर पेड़ आपको काटना है तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, फिर फाइन लगता है अगर आप इलीगली काट रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वाइबल नहीं रहता। वहीं नॉन फॉरेस्ट एरिया में भी ट्री है तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, बट नॉन फॉरेस्ट एरिया से बैम्बू को हटा दिया गया है क्योंकि इसके बहुत सारे यूज़ देखते हुए इकोनॉमिकली, क्योंकि रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा इससे बनते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में हो चाहे डोमेस्टिक यूज हो। तो नॉर्थ ईस्ट के तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो घर तक बनाते हैं बैम्बू के ट्री से। ठीक है, अब ग्रास की कैटेगरी से हटा दिया गया है तो लोग अपना ग्रास की कैटेगरी अपने घर के बगल में लगाएंगे, हो सका तो काट भी सकते हैं ताकि वो इंडस्ट्री में उसको दे सकें और इकोनॉमिक बेनिफिट पा सकें। अभी तक देखने को मिलता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 2/3 बहुत ज़्यादा ग्रोइंग स्टॉक देखने को मिलता है। अभी तक ये ट्री की कैटेगरी में था तो नॉर्थ ईस्ट के लोग भी इसको काटते नहीं थे, बट अब ये चेंज होके नॉन फॉरेस्ट एरिया में इसको ग्रास की कैटेगरी में रखा है। अब आगे है, इसके जो रॉ मटेरियल्स बनते हैं वो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, उसके साथ साथ डोमेस्टिक यूज होते हैं। ठीक है, विद इट हार्नेस करने के लिए पोटेंशियल जो बैम्बू क्रॉप की जो मदद से, चाहे वो इंडस्ट्री वर्क हो चाहे डोमेस्टिक वर्क हो चाहे होम बना रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इम्प्लीमेंट कर रही है 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इन विच जो बैम्बू मिशन को है इम्प्लीमेंट किया गया है एज ए सब स्कीम। तो अब क्या करेगी, अच्छी तरह जो बैम्बू मिशन का जो स्कीम है या बैम्बू के जो इकोनॉमिक बेनिफिट हैं वो सब पीपल को मिले, तो उसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है उसके लिए 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम निकाल रही है। और वो स्कीम है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसके अंदर एक सब स्कीम है नेशनल बैम्बू मिशन, जहां पर अवेयर किया जाएगा, जहां प्रमोट किया जाएगा, जहां लोगों से इनकरेज किया जाएगा कि आप बैम्बू को उगाइए, इस क्रॉप को उगाइए और इकोनॉमिक और लाइवलीहुड सिक्योरिटी को इंश्योर कीजिए। इस मिशन में क्या होगा, नई नई नर्सरीज क्रिएट की जाएंगी। नर्सरीज क्रिएट होंगी तो सिंपल सी बात है वहाँ बैम्बू क्रॉप लगाया जाएगा और जो एग्जिस्टिंग वन है उसको स्ट्रेंथ किया जाएगा, उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी ताकि वो इकोनॉमिकली वाइबल बन सके। आगे है, जो मिशन है एक तरह से स्ट्रेंथ करता है जो मार्केटिंग है बैम्बू प्रोडक्ट की, स्पेशली जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनते हैं उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट देता है, जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सही रहेगा और वाइबल रहेगा वहाँ के लोगों का। नेशनल बैम्बू मिशन एक तरह से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 2006 और 2007 से स्टार्ट की गई थी। ये सब्स्यूम करती है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर, ओके, जो कि 2014 में आती है। सब स्कीम की तरह ये बन जाता है। अभी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की सब स्कीम है नेशनल बैम्बू मिशन। ये कब हुई, प्रीलिम्स के लिए इफेक्ट भी है 2014 से, ओके। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का? अभी तक मैंने ऑब्जेक्टिव वैसे आपको बता चुका हूँ कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इंडस्ट्रियल है, इकोलॉजिकल है, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है,
ये प्रमोट करता है मार्केटिंग बैम्बू की और बैम्बू के बने हुए हैंडीक्राफ्ट्स की। आगे ये बहुत ज़्यादा जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार बहुत ज़्यादा जनरेट करता है, चाहे वो स्किल्ड पर्सन हो या अनस्किल्ड पर्सन हो। और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, बहुत ज़्यादा लिटरेसी लेवल तो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट उतना ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बैम्बू मिशन एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की जो चीज़ें हैं, चैलेंज को भी कर्व देखने को मिलता है। आगे ग्रीन गोल्ड, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा प्लांट ग्रीन गोल्ड कहलाता है। बैम्बू है, कोई भी प्लांट, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, बोलेंगे कि ग्रीन गोल्ड क्या है। तो यूनियन बजट 2018-19 में बोला गया बैम्बू को ग्रीन गोल्ड। देखिए ग्रीन गोल्ड आप किसी भी प्लांट को कह सकते थे, बट अब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं कहेंगे, पर यूनियन बजट में मेंशन किया है कि ग्रीन गोल्ड क्या है, बैम्बू को बोला गया है ग्रीन गोल्ड। क्यों? एक तरह से प्लांट ऐसा है जो इकोनॉमिकली बेनिफिट दे, उसे ग्रीन गोल्ड कहते हैं। हालांकि बहुत सारे प्लांट देते हैं, बट यूनियन बजट में जो मेंशन है हम उसके बेसिस में अपना आंसर टिक करेंगे। आगे इंडिया, देखिए इंडिया 30% का वर्ल्ड बैम्बू रिसोर्सेज हैं भारत में, बट इंडिया कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 4% शेयर ग्लोबल मार्केट को। अब देखिए मतलब अच्छी तरह इसका पोटेंशियल भारत जो है हार्नेस नहीं कर पा रही है। 30% तो पूरा वर्ल्ड का यहाँ पर बैम्बू देखने को मिलता है, बैम्बू के प्रोडक्ट रिसोर्सेज मिलते हैं, बट हम सिर्फ कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, सिर्फ 4%। अब नवंबर 2017 में गवर्नमेंट रिमूव कर देता है, जैसे अभी हमने पढ़ा, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रीज एंड देयर बाय रिलैक्स्ड रूल्स ऑन बैम्बू फेलिंग ट्रांजिट एंड प्रोसेसिंग। अगर बैम्बू को काटना है, ट्रांजिट करना है, उसको प्रोसेस करना है, तो अब लोग कर सकते हैं, रिलैक्स हैं। अब उसको ट्री की कैटेगरी से रिमूव कर दिया, याद रखना कहाँ, नॉन फॉरेस्ट एरिया में। बैम्बू बेस्ड जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। अभी भी हमने आर्टिकल में मेंशन कर लिया है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है यूथ को भी। अब इतना जब हम बैम्बू मिशन के बारे में पढ़ चुके हैं, कैसे ये ट्री के उसमें से हटाया गया, इकोनॉमिकली वाइबल है, अब ये आता है कि ये नेशनल बैम्बू मिशन जो सबस्यूम किया है हॉर्टिकल्चर मिशन के अंदर, ये कैसे रेवोल्यूशन लाएगा नॉर्थ ईस्ट में, कैसे फायदा कराएगा। क्योंकि मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट ये पूछेंगे नहीं कि नेशनल बैम्बू मिशन कब आया, क्या आया, वो पूछेंगे कि रेवोल्यूशन कैसे लाता है नॉर्थ ईस्ट में। तो हमने कुछ इस तरह से ही फ्रेम किया है अपना आर्टिकल भी। देखिए पीपल इससे अपना एडुकेट कॉमर्शियल यूज़ बना सकते हैं, बैम्बू को बी ग्रोन ऑन नॉन एग्रीकल्चर लैंड में बना सकते हैं, एनुअल हार्वेस्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है इससे। बैम्बू सूट्स, देखिए बहुत सारी कम्युनिटीज नॉर्थ ईस्ट की इसे मेडिसिनल वैल्यूज़ के बेसिस पे, न्यूट्रिशियस फूड के बेसिस पे भी खाया करती है, ठीक है। ग्रोइंग, अगर बैम्बू को जब ग्रो करते हैं तो ये सिर्फ इकोनॉमिकली ही वाइबल नहीं है, जो सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, वाटर कैप्चर बहुत ज़्यादा हायर रहता है, वाटर रिचार्ज बेनिफिट भी यहाँ पर हेल्प करती है। अगर हम एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के रिस्पेक्टिव एस्पेक्ट से देखें, स्टेट गवर्नमेंट जो मणिपुर की है, अरुणाचल प्रदेश की है, वो एग्री हो चुकी है कि हम सप्लाई करेंगे बैम्बू आसाम को, जो कि बेस्ड नुमालीगढ़ रिफाइनरी है एक तरह से, जो कि बायो रिफाइनरी है, जो कि एक तरह से गेम चेंजर हो सकता है रीजन में। अब मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बैम्बू के अगर पेड़ हैं, तो उन्होंने क्या कर रखा है, राज्य सरकार ने, मणिपुर और अरुणाचल की एग्री हो चुके हैं कि आसाम में क्या करेंगे, हम इसको सप्लाई करेंगे। और वहाँ एक बायो रिफाइनरी है, बायो रिफाइनरी से अब आसाम में क्या है, जैसे नुमालीगढ़ रिफाइनरी हम कह सकते हैं इसे, और इस बेसिस पर ये बायो रिफाइनरी है, तो ये फ्यूल जनरेट कर सकती है, बायोफ्यूल है, और बहुत सारे बायो प्रोडक्ट इसमें से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है बैम्बू के लिए, आपकी मेंस आंसर के लिए। आगे जैसे स्टेट्स हैं, त्रिपुरा हो गया, ऑफिशियल एस्टिमेट सजेस्ट दैट बैम्बू सेक्टर कैन डेवलप्ड एज ए मेजर लाइवलीहुड प्रोवाइडर एंड प्रोवाइड डिपेंडेबल एंड रेस्पेक्टेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू एटलीस्ट 20,000 बैम्बू ग्रोवर्स। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बैम्बू ग्रो करते हैं, तो ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है, जैसे त्रिपुरा जैसे एस्टिमेट में, तो ये लाइवलीहुड प्रोवाइडर तो होगा ही, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करेगा। तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जो भी बैम्बू ग्रोवर हैं 20,000 तक
एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। अब बहुत सारे, ऐसा नहीं कि बैम्बो सिर्फ इंडस्ट्री में, बहुत सारे यूज में बैम्बो पिकल्स, बैम्बो विनीगर, फ्लावर वेस, फर्नीचर बन सकते हैं, ऑर्नामेंट बन सकते हैं। तो ग्रीन गोल्ड इसीलिए इसको मेंशन कराया गया है। ओके, आर्टिकल 6 है रीपिंग बेनिफिट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरल स्टडीज पेपर 3 आप मेंशन करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और सब टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम आर्टिकल में इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना क्यों जरूरी है, और कुछ कॉमन एग्जाम्पल लेकर हम इसको समझेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए मशीन टू परफॉर्म कॉग्निटिव फंक्शन we associate with the human mind such as perceiving, reasoning, learning, interacting, environment, problem solving and even exercising creativity। मैं आपको कॉमन एग्जांपल के बेसिस पे इसको समझाता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से एबिलिटी होती है किसी भी मशीन की, चाहे वो कंप्यूटर ले लो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन है, सेंसर के बेसिस पे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, जो आप एक ह्यूमन लॉजिकली थिंकिंग कर सकता है, जो ह्यूमन एक तरह से बिहेव करता है, जैसे रिएक्ट करता है, तो किस तरह से मशीन जो है उन सिग्नल को परसीव करती है और रिएक्ट करती है एज लाइक ह्यूमन की तरह, तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर ग्लोबली देखें तो वो ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है, इंकरेज कर रहा है। तो वहीं दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंस भी देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज जॉब लॉसेज होंगी। तो कभी भी कोई भी इनोवेशन होता है उसके हमें पॉजिटिव फैक्टर तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ नेगेटिव फैक्टर भी देखने को मिलते हैं, पर इसका ये सॉल्यूशन कभी नहीं है। आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि कभी भी इसका कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं हो सकता कि उस टेक्नोलॉजी या इनोवेशन को ख़त्म कर सकते हो। मेन चीज़ ये है कि कभी भी कोई इनोवेशन होता है तो उससे पॉजिटिव, उसके नेगेटिव का सॉल्यूशन, उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं इवन सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, तो कैसे टैकल किया जाता है वो सॉल्यूशन हमें ढूंढने चाहिए, ना कि उस इनोवेशन को ही यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। ऐसा आपका वे फॉरवर्ड में आंसर देखने को मिलना चाहिए। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ हिस्ट्री पढ़ते हैं कि बहुत सालों से इसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि मशीन को प्रिपेयर किया जा रहा है कि वो कैसे बिहेव करे। तो 1950 में एलन ट्यूरिंग जो इनिशिएट करते हैं एक टेस्ट जो कि इवेल्युएट करते हैं कि इंटेलिजेंस कैसे प्रमोट किया जाए, तो वो कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये आपका मेंस में इससे कोई आपका रिलेशन नहीं है। मेन चीज़ ये फैक्ट यही है बताने के लिए कि आपके माइंड में एक आइडिया बन जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नया की कॉन्सेप्ट नहीं है। तो प्रीलिम्स के फैक्ट मैं बता देता हूँ कि यूपीएससी जैसे आया था प्रीलिम्स में एक यूपीएससी के कि ब्रिक्स टर्म किसने कॉइन किया, तो वैसे ही जॉन मैकार्थी ने कॉइन किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए इसे। जॉन मैकार्थी ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टर्म है वो कॉइन किया। ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा एज पर ईयर अगर हम देखें 1966 में डैनी बोरो ने एक एमआईटी के जो है एक्सपेरिमेंट शो किया कि नेचुरल लैंग्वेज को समझ पा रहा है एक मशीन, अलजेब्रा को सॉल्व कर पा रहा है। फिर 1997 में एक चेस चैंपियन हमारे गैरी कास्पारो को हरा दिया एक किसी कंप्यूटर ने। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ये है। 2000 में फिर एक और रोबोटिक पैट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। तो इस हिस्ट्री से आपको लेना देना नहीं है, बट एक तरह से आपकी माइंड में एक इमेज बना देना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे उभर कर आता है। तो साथ साथ टाइम के साथ साथ इतने एक्सपेरिमेंट होते रहे और जो मशीन है वो परसीव करते रही और उस बेसिस पर रिएक्ट भी करती रही। तो हिस्ट्री में आपको सिर्फ प्रीलिम्स फैक्ट यही है, जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म क्या है कॉइन किया। आगे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमको देखने को मिलती हैं। कहाँ कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है, जैसे बहुत सारे गेमिंग में, जैसे आप एक कंप्यूटर के साथ चेस खेलते हैं तो वो रिस्पॉन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर होता है। कहने का मतलब देखिए, एक आपका पबजी पे एक देता हूँ, अभी रिसेंट गेम चल रहा है पबजी। ये एक तरह से स्क्वाड गेम है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो बहुत सारे ह्यूमंस होने के साथ साथ इस गेम में बॉट भी होते हैं। बॉट भी मतलब होता है कि कंप्यूटराइज्ड जो प्लेयर होना, उसे बॉट कहते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं टाइम के साथ साथ, जैसे लोग खेलते हैं
जैसे अगर कोई भी सपोज बुलेट जाती है उनके सामने, आमने सामने से कोई भी, तो वो किस तरह से बुलेट जाने पर वो रिएक्ट करते हैं, वो धीरे धीरे सीखते हैं। जैसे कोई ह्यूमन बिहेव करेगा किसी गेम में, तो वैसा ही अब धीरे धीरे आप देखेंगे जो बॉट हैं पबजी में, वो बहुत ज़्यादा एडवांस से देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे आपकी एज लाइक ह्यूमन जैसे रिएक्ट करता है। ओके, तो ये अच्छा एग्जांपल देखने को मिलता है। आगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करता है, ये पॉसिबल है कि इंटरेक्ट करे कंप्यूटर, जो अंडरस्टैंड करे नेचुरल लैंग्वेज, जो ह्यूमन बोलता है उसको भी खुद से सीख सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। एक्सपर्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एडवाइस दे सकता है यूज़र को, ठीक है। उसके बाद विजन सिस्टम भी है। विजन सिस्टम ऐसा है कि सपोज कोई क्रिमिनल को अगर आइडेंटिफाई करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है, सभी पूरे ग्लोबली जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके डाटा मैच करके। उसके बाद कुछ एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, कि जैसे एक स्पाई एयरप्लेन होता है, फोटोग्राफ खींचता है कि मैप, जीपीएस मैप कैसे क्रिएट करना चाहिए, ये अच्छा एग्जांपल है। उसके बाद फेस, जो क्रिमिनल का फेस है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, फॉरेंसिक लैब में इसका यूज कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में इसका यूज कर सकते हैं। आगे लास्ट कुछ एप्लीकेशन है, स्पीच रिकॉग्निशन हम देख चुके हैं, और हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। अब ऐसा नहीं कि किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़े वो टाइम, क्योंकि ह्यूमन एरर आ सकते हैं, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरर बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। तो ये एप्लीकेशन पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। आप मेंस के लिए आपके लिए प्रिसाइज नोट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, आर्टिकल 7 है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। ज़्यादा वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे बोलेंगे। आगे है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 गवर्नेंस में आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए डेवलपमेंट में। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा 250 से ज़्यादा एथनिसिटी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा ग्रुप देखने को मिलते हैं, कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। किस बेसिस पे? सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन पे बेसिस पर डाइवर्स कल्चर देखने को मिलता है। तो इसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो वीमेन एम्पावरमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उसके साथ साथ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अब हमारा टॉपिक मेन है कि चैलेंज क्या फेस करती है विमेन नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। तो बहुत सारी जो विमेन है, देख लिए आपके लिए 4-5 पॉइंट बनाए गए हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट हर साल मेंस के क्वेश्चन में यूपीएससी में पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस में वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हर क्वेश्चन आता है। तो आर्टिकल 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। फीड देयर चिल्ड्रन, सबसे पहले वहाँ की वीमेन्स जो हैं हाउस होल्ड के कामों में लगी रहती हैं, चिल्ड्रंस के कामों में लगी रहती हैं, तो अल्टरनेट वो कोई काम देखने को नहीं मिलती हैं। तो कम्प्लीटली एब्सेंट रहती हैं डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो चाहे सोशल लेवल पे हो। तो मैन, जो वहाँ के मैन हैं, वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, और नेग्लेक्ट कर दिया जाता है विमेंस को। पॉलिटिकली सोशल डिसीजन एक्सक्लूड किया जाता है, इन्फीरियर पोजीशन में रखा जाता है, और कंपेरिजन भी किया जाता है। देखिए मैंस के कंपेरिजन में इससे, अगर वो पॉलिटिकल और सोशल डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं तो एज ए इन्फीरियर पोजीशन उनको देखने को मिलती है। आगे विमेन बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करती हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एग्रीकल्चर पे, लाइव स्टॉक के डेवलपमेंट में, बट उनको साथ ही साथ एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक में इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, बट जो मेजर डिसीजन होते हैं जैसे रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, डिस्प्यूट सेटलमेंट हो गया, तो उनसे एक्सक्लूड किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में जनरली प्रेफर किया जाता है मैन किसी डिस्प्यूट को सेटल करे। तो डिसीजन मेकिंग में भी विमेन का एम्पावरमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप ये चैलेंजेस लिख सकते हैं जो विमेन फेस कर रही है नॉर्थ ईस्ट की। आगे कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आता है अपलैंड एरियाज, 1999 में वो स्टार्ट हुआ था। जॉइंट इनिशिएटिव है ये प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का। आपके लिए क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, और जॉइंट इनिशिएटिव किसका है? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का, मिनिस्ट्री ऑफ जो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? NERCORMP का ऑब्जेक्टिव क्या है कि लाइवलीहुड बढ़ाया जाए, वहाँ के जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, रिसोर्स का मैनेजमेंट अच्छी तरह होना चाहिए, वीमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज़ प्रमोट करनी चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, और इन्वायरमेंट को रिस्टोर वहाँ करने चाहिए, और एक्सप्लॉयटेशन जो इनएडुकेट तरीके से हो रहा है रिसोर्सेज का उसको इम्प्रूव किया जाए। आगे क्या क्या जो मेजर्स लेता है NERCOR
MP, इसका हम ऊपर फुल फॉर्म पढ़ चुके हैं। तो विलेज लेवल को वो प्रमोट करेगा, प्रिपेयर करेगा कि वहाँ पर विलेज डेवलपमेंट भी होना चाहिए। विमेन को इक्वल एक्सेस दी जानी चाहिए, हैंडलूम सेक्टर में बहुत सारे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लो कॉस्ट सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग, इंटर विलेज रोड, यहाँ पर सब जगह कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, सोशल इंक्लूजन के बेसिस पे, इंडस्ट्री के बेसिस पे और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आप ये सब टर्म एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो मैनेजमेंट कम्युनिटी कंजर्व एरिया है वहाँ पर। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप में भी विमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन बनना चाहिए। पॉवर्टी को कम करने में ये मेजर्स लिया करते हैं। बेटर एटमोस्फेयर जिसमें कि वीमेन पार्टिसिपेट करें विलेज डेवलपमेंट में। फाइनेंशियल लिटरेसी, अभी जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ये पूरे स्टेप लिया करती है मेजर, मतलब इसके ये ऑब्जेक्टिव हैं। आगे कुछ फैक्ट हैं प्रीलिम्स के जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से आ सकते हैं। तो एक कमेटी आती है बेज बरुआ कमेटी। आपसे पूछा जाएगा कि ये किस रीजन के लिए ये कमेटी बैठाई गई है। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, नॉर्थ के डेवलपमेंट के लिए, ईस्ट के स्टेटों के लिए, वेस्ट के स्टेट के लिए, साउथ के स्टेट के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, बेज बरुआ कमेटी। फिर आगे है शुक्ला कमेटी, ये भी अपॉइंट करती है पूरा कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएट को कम किया जा सकता है, रिसोर्स डेफिशिएट को कम किया जा सकता है। तो नॉर्थ स्टेट से रिलेटेड, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से रिलेटेड हैं उसके लिए ये कमेटी है। बेज बरुआ कमेटी ये प्रीलिम्स में आ सकता है, और शुक्ला कमेटी। ओके, आगे प्रीलिम्स फैक्ट ये हम पहले भी कर चुके हैं। मिजोरम में ये टूरियल हाइड्रो पावर प्लांट देखने को मिलता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। ओके, आगे है प्रीलिम्स और मेंस का एक जो स्कीम है कुसुम स्कीम। इसमें क्या किया जाएगा, सोलर पावर फॉर रूरल इंडिया। इसमें क्या किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा सोलर पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी रहेगी 2 मेगावाट रूरल एरियाज में। इससे क्या होगा, इरिगेशन, जो फार्मर्स होते हैं उस सोलर पावर प्लांट से इरिगेशन कर सकते हैं। अगर सपोज सरप्लस में अगर वो आ चुकी है तो वो इसको सेल भी कर सकते हैं अगर एक्स्ट्रा जनरेट करी हुई इलेक्ट्रिसिटी है। तो एक तरह से रिन्यूएबल रिसोर्स का यहाँ प्रमोट किया जा रहा है कुसुम स्कीम से। तो आपको बताना है कि कुसुम स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, पूरी अप्रैल मंथ की योजना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने डाउट, और इस तरह से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़े रहिए। आगे हम पूरी योजना कवर करने वाले हैं जनवरी टू दिसंबर। थैंक यू।